हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है बेटा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, थ्योरी क्या हो सकती है, या फिर आपको कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हम यहाँ पे करने की बेटा कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है बेटा? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लासिकल पार्टिकल्स को गवर्न करती है, दैट इज नॉन रिलेटिविस्टिक। तो इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल स्पीड्स फॉर ए गिवन गैस एट ए सर्टेन टेम्परेचर। तो एट ए गिवन टेम्परेचर के पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, पार्टिकल कैसे कैसे मूव करेंगे, तो उनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनती है कि नहीं बनती है, उसके रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद दूसरी चीज है क्या है कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि यहाँ पे हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एग्जिस्ट करती है, एवरेज स्पीड एग्जिस्ट करती है, एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मतलब यहाँ पे तीन तरह की अलग अलग पार्टिकल स्पीड्स को कैटेगराइज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आरएमएस क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग हमारे पास कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। तो मोस्टली जो एग्जाम में पूछा जाता है आपको वन डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल वगैरह में आते हैं बेटा। कई बार हो सकता है आपको टू डायमेंशनल केस भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास वन डायमेंशनल के केस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आती है कि उसमें आपके पास क्या पूछा जाता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रहेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, दैट विल बी गिवन बाय दिस टर्म। तो इसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। इसमें क्या पर रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ m बाय 2 पाई के टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर बाय 2 के टी के साथ हमें जहाँ हम यहाँ पे जाएंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया उनको पता होगा, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट मैंने कर्व मैंने पहले भी दिखा रखी है। एंड जो वन डायमेंशनल केस है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो इट इज सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन। मतलब यहाँ पे जीरो के अराउंड इसकी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। मतलब जितने पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ यहाँ पे है उतने ही पार्टिकल नेगेटिव वेलोसिटी के साथ भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मतलब उसकी एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, इट विल टर्न आउट टू बी जीरो फॉर द केस ऑफ वन डायमेंशनल पार्टिकल्स और वन डायमेंशनल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी केस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप टू डायमेंशन में चले जाओगे तो जो सिमेट्री के आपकी जो सिमेट्री है वो रिटेन नहीं रहेगी, दैट विल नॉट बी सिमेट्रिक अबाउट जीरो। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी वन डायमेंशनल केस। यहाँ पे क्या रहेगा, एम बाई के टी मल्टीप्लाइड बाई वी, यहाँ पे वी का फैक्टर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी आपको रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा। ये फैक्टर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये फैक्टर हमेशा ही सेम रहेगा, चाहे वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, या नीचे जो आप देख रहे हो वो थ्री डायमेंशनल का केस आ जाएगा। थ्री डायमेंशनल का जो केस है दैट विल बी लिटिल बिट सिमिलर टू द टू डायमेंशनल केस इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही। यहाँ पे क्या दिख दे रखा है, 4 पाई, यहाँ पे बी स्क्वायर दे रखा हुआ है विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर वी स्पेस। जब आप वेलोसिटी स्पेस की बात करोगे, स्पीड स्पेस की बात करोगे, वहां पे ये वाला फैक्टर आ जाता है, बिकॉज आपको यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करते हो सॉलिड एंगल के ऊपर करते हो, तो इस वजह से 4 पाई का कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो फर्क है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एम बाई 2 पाई के टी रेज़ टू पावर 3/2। और जो बी स्क्वायर जहाँ पे बी दे रखा हुआ था, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बी स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। एंड एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी। तो अगर आप थ्री डायमेंशन में जा रहे हो तो वी स्क्वायर क्या आएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट विल बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को जनरलाइज कर दें तो जनरलाइजेशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। जनरलाइजेशन रिजल्ट भी आप याद कर सकते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल आपको प्रेफरेबली यहाँ पे रिमेंबर रखने चाहिए, या फिर आप जनरलाइज केस भी रिमेंबर रख सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। मतलब ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको याद रखने ही पड़ेंगे, 1D 2D एंड 3D का केस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एन डायमेंशनल केस में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे, दैट विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू, m बाय 2 पाई के टी रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के टी आ जाएगा, टी पावर n ऑफ b। मतलब ये यहाँ पे उसके ऑर्डर आ जाएंगे, कितने डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी। तो अगर आप इसको 20 स्पेस की बात करके करेंगे
ये होगा, ये हमारा हो गया कार्टेशियन स्पेस, ये हो गया हमारा वी स्पेस। डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, 2 तरह के आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है, वो जो सारे का सारा रिजल्ट बाकी बचेगा, जो अदर देन वी स्पेस के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, तो वो सारे का सारा पार्ट यहाँ पे कांस्टेंट में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। एंड एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kT इंटू वी रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 का फैक्टर आ जाएगा, इंटू dv आ जाएगा। तो मोस्टली n डायमेंशन स्पेस से भी आप क्या कर सकते हो, जो अपने एक्सप्रेशंस को ड्राइव कर सकते हो। इस यहाँ से आप ड्राइव करके देख लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है कि ये वाले रिलेशन होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो इनको जहाँ पे दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ्स हैं, 1D का अलग बनता है, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट 0, लेकिन 2D एंड 3D के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री है वो अलग हो जाती है बेटा, दैट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट 0। इनमें आप यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कि थ्री डायमेंशनल का केस हम जैसे मैंने बोला कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, एंड वन डायमेंशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन 3D के बारे में काफ़ी बार इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम में आती है। तो 3 डायमेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप मैक्सवेल बोल्ट्ज़मैन की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करोगे, तो वहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगी, कि जो है विद व्हिच ऑल मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स विल बी मूविंग थ्रू द मीडियम, तो उसको मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वी ऑफ एमपी लिखते हैं। एंड इट विल बी हैविंग अ मैक्सिमा, मतलब सारे के ज्यादातर पार्टिकल इसी स्पीड के साथ मूव करते हुए दिखाई देंगे। एक स्पीड और आती है विच इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज स्पीड की बात करोगे, तो वो आएगी, दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट बिटवीन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब पार्टिकल जिस स्पीड से ज्यादा मूव करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज स्पीड, एंड इट विल बी मोर देन दैट। तो इसके बाद बात आती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड की, मतलब वी स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर कर लीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एंड इट विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू। तो तीनों स्पीड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिलेशन होल्ड करता है, वह विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रूट मीन स्क्वायर, इसको रैम के साथ भी आप याद कर सकते हो। रूट मीन स्क्वायर जो है उसकी स्पीड ज्यादा होगी देन द एवरेज, which is greater than as compared to maximum probable speed। तो इसको रैम के साथ भी याद कर सकते हो, जो कंप्यूटर में रैम होती है उसके जो उसका नाम है, वहां से भी आप इसको रिमेम्बर रख सकते हो। तो इसका जो ऑर्डर है वो ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो होल्ड करती है, अगर आप 3 डायमेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी बनाया है, वहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी के ऊपर कौन-कौन सी 3 टर्म्स डिपेंडेंट है, एक तो v स्क्वायर हो गया, एक ये वाला फैक्टर हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर का फैक्टर यहाँ पे है, दूसरा टेम्परेचर का फैक्टर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी एज वेल एज ऑन द टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब जैसे-जैसे आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दैट इज शिफ्टिंग टू दी लोअर साइड, मतलब जो कोल्ड है, जो यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर कम रहेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी बैक साइड। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जो आपकी शिप जो कर्व है वो छूरे लोअर साइड को बिलोंग करने लग जाएगी, मतलब उसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, लेकिन एरिया अंडर दी कर्व सेम रहना चाहिए। मतलब एरिया अंडर दी कर्व यहाँ पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे तो एरिया ऑफ द अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व अगर सेम रहना है, तो अगर या तो अगर हाइट कम होगी तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जो कर्व जो है वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाती है जैसे आपका टेम्परेचर राइज करता है। तो अगर आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी पीक्ड टुवर्ड्स द लोअर एंड, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है, एवरेज जो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड है फॉर द केस ऑफ जस्ट लाइक रूम टेम्परेचर, ये कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप सिंपल सी नॉलेज ही लेके चल सकते हो कि अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी ज्यादा होगी, अगर आपका टेम्परेचर कम है तो उसकी मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी कम होगी। तो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड विल बी मोर फॉर द केस ऑफ हायर टेम्परेचर एज वेल, एंड इट विल बी लेसर फॉर द केस ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो अगर गैस आपकी ठंडी है, या आपका जो सिस्टम है विच इज इफ इट इज कोल्ड, तो उस केस में मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड विल बी लोअर एज कम्पेयर टू हॉटर एनवायरनमेंट। तो ये चीज इस ग्राफ को इंटरप्रेट करती है। तो ये टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसने जो टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इंटरप्रेट करता है, और तीसरी जो कर्व मैंने आपको दिखा दी कि 3 तरह की वेलोसिटीज होती हैं, तीनों अलग अलग चीजों को इंटरप्रेट करती हैं, वो भी आपको
एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे एक एन डायमेंशनल केस के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आपको दिखा रखा है कि ये वाला रिलेशन आप हमेशा ही रिमेम्बर रखोगे। ये एग्जाम में आपको चाहे वन डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का कंसेप्ट पूछ लिया जाए, चाहे टू डायमेंशन, चाहे थ्री डायमेंशन, चाहे फोर डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन का कंसेप्ट आपको पूछा जाए आप इसको आंसर कर पाओगे। तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली इसके बारे में पूछ लिया जाता है बेटा, ये टू डायमेंशन में रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी होगी, टू वन डायमेंशन में मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड कितनी है, या फिर एवरेज स्पीड कितनी है। तो वो आपको एग्जाम में ढूंढना नहीं पड़ेगा, सॉल्व आउट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली रिलेशन पता होंगे। तो एन डायमेंशनल स्पीड, एन डायमेंशंस में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी आएगी, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस वन इंटू के टी डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पे सिर्फ n माइनस वन का रेलिवेंस है, बाकी सारे का सारा फैक्टर यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही रहेगा। जैसे मैंने दे रखा है कि थ्री डायमेंशन में क्या रहेगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टू के टी। यहाँ पे n को 3 पुट करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, इट विल बी 2। तो उसी के साथ हम अगर एवरेज स्पीड निकालने की बात करें, इट विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 kT बाय m मल्टीप्लाइड बाय गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा हर बार जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे, चाहे थ्री डायमेंशन, टू डायमेंशन और वन डायमेंशन के लिए। थ्री डायमेंशन में हमेशा ही आप इन फैक्टर्स को रिमेंबर रखोगे। अगर टू डायमेंशन या कोई और डायमेंशन आ जाता है, वहां पे आप इसको यू सॉल्व कर सकते हो बाय n डायमेंशनल केस। ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड जो होती है फॉर द केस ऑफ थ्री डायमेंशन, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT बाय पाई m होता है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितनी होती है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ n kT बाय m। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू कितनी होगी स्पीड की, इट विल बी रूट 3 kT बाय m आ जाएगी थ्री डी केस में। अगर आप वन डायमेंशन की बात करोगे, वन डायमेंशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ वो ध्यान कहाँ पे रखेंगे जहाँ पे एवरेज की कंसेप्ट आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वन डायमेंशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज पीक्ड अराउंड जीरो, वेयर एज बाकी जो है थ्री डायमेंशन, टू डायमेंशन या बाकी आएंगे दैट विल बी डिफरेंट। तो वन डायमेंशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है, बाकी सारे की डिस्ट्रीब्यूशन अलग होती है। तो इस वजह से क्या होगा, अगर वन डायमेंशन में एवरेज ढूंढने जाओगे तो एवरेज विल बी जीरो, एवरेज स्पीड यहाँ पे जीरो आएगी। तो ये चीज माइंड में रखिए। लेकिन टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में एवरेज स्पीड जीरो नहीं रहेगी, वो अपने दिमाग में पहले ही बैठा लीजिए। तो वन डायमेंशन में क्या आएगा, वन डायमेंशन में आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड विल बी कितनी आ जाएगी, इट विल आल्सो बी जीरो। स्पीड जीरो क्यों आएगी, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज पीक्ड अबाउट जीरो। अगर पीक्ड अबाउट जीरो मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड के साथ पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं वो दोज विल बी हैविंग जीरो। तो कितनी वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, b के साथ अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्लॉट करोगे तो b विल बी इक्वल टू जीरो फॉर द केस ऑफ वन डायमेंशनल के। तो इसीलिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है बेटा। एवरेज स्पीड भी यहाँ पे जीरो ही आएगी, बिकॉज जितने पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उतने ही लेफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो वहां पे एवरेज स्पीड भी आपको जीरो ही दिखाई देगी। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है दैट विल बी फॉलोइंग दी एन डायमेंशनल केस। यहाँ पे इट विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ n kT बाय m। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे kT बाय m ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक और चीज है, एक आपको लूप बता देता हूँ, एक रिलेशन जो है रिमेम्बर रखने वाला है। एग्जाम में अगर आपको आ जाए कि एवरेज वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ द एवरेज स्पीड, उसके बारे में अगर आपको रिलेशन पूछा जाए तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इट विल बी फॉलोइंग योर n डायमेंशनल केस। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या बताया मैंने कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो। जितने पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोशिश करेंगे उतने ही बैकवर्ड डायरेक्शन में कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इसका मॉड लगा दोगे तो बैक वाला केस खत्म हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव का पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बन गया जब आपने मॉड लगा दिया। तो दैट विल नॉट बी जीरो हेयर, तो उसमें नॉन जीरो रिजल्ट आएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप एवरेज स्पीड निकालने जाओगे इट विल बी जीरो, लेकिन अगर आप मॉड का एवरेज निकालने जाओगे इट विल नॉट बी अ जीरो केस। वो किसको फॉलो करेगा, इट विल बी फॉलोइंग योर nth डायमेंशनल केस। n डायमेंशनल मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, इसी को यहाँ पे आपने फॉलो करना है। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड दी थिंग्स। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एंड थ्री डायमेंशन में रूट टू के टी बाई एम आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 80 के टी बाई पाई एम, एंड आरएमएस वैल्यू रहेगी 3 के टी बाई एम अंडर दी रूट। वन डायमेंशनल में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जीरो, एवरेज स्पीड भी जीरो रहेगी, एंड आरएमएस जो रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ के टी बाई एम रहेगी। बाकी टू डायमेंशनल या फोर डायमेंशनल जितने भी आए वहां पे आप सॉल्व कर पाओगे डायरेक्टली।
उसके बाद आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं दैट मे बी रिलेटेड टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने जो भी डिस्कस किया दैट वाज इन दी वेलोसिटी स्पेस। तो स्पीड स्पेस में अगर हम बात नहीं कर सकते हैं तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो रिलेशन है दैट वाज रिटन इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे v स्क्वायर dv की बात कर रहे थे, 4 पाई v स्क्वायर की बात कर रहे थे थ्री डायमेंशन के केस में, एंड उसके साथ m बाई टू पाई के टी रेस्ट पावर 3/2 ई रेस्ट पावर माइनस एम बी स्क्वायर बाई 2 के टी का रिलेशन जो है, मान भाई हम इसको में क्या फीड कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लिखेंगे। तो यहीं से हम वेलोसिटी का कंसेप्ट निकाल के वहां से उसका डेरिवेटिव वगैरह फीड करके डी भी निकाल सकते हैं, और उसी को वैल्यू को हम यहाँ पे फीड करेंगे, एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू फीड कर देंगे, तो वहां से हमारे पास एनर्जी स्पेस में इसका रिलेशन आ जाएगा। तो एनर्जी की टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हमें पता हो तो हम उसकी एवरेज वैल्यू की निकाल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द एनर्जी की वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर कोई और रिलेशन पूछ लिया जाता है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप थ्री डायमेंशन में हैं तो थ्री डायमेंशनल केस में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो आपके पास एवरेज एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 3 हाफ के टी। अगर आप थ्री डायमेंशन में जा रहे हो, थ्री डायमेंशन की बात करते हो, उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बेटा, 3 होती है। ठीक है जी, तो फ्री पार्टिकल की बात करते हैं, थ्री डायमेंशन में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगी। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है बेटा आपके पास, दैट इज के टी बाय हाफ के टी, 1/2 के टी होता है। ठीक है जी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, दैट विल बी 3 हाफ के टी हो गया, सिंपल सा काम हो गया। तो ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अब दूसरी चीज आ जाती है बेटा स्क्वायर ऑफ द एनर्जी। इन वैल्यूज को निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस टेक्निक को यूज करेंगे, जिसकी एवरेज निकालनी है वो फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है, 0 टू इन्फिनिटी। आप यहाँ पे जाओगे, नॉर्मलाइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसकी वैल्यू वगैरह डालोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेंगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 15/2 के टी का होल स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दोगे। तो यही चीजें आपने कैलकुलेट करनी होती हैं फाइनल एग्जाम में, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली रिलेशन पता हो तो आपको आइडिया सा हो जाता है कि इतना ही अब इसकी वैल्यू आएगी, और आप डायरेक्टली कोड करके अपने मार्क्स वगैरह स्कोर कर सकते हो। यही चीज अगर आप टू डायमेंशन में सॉल्व करने जाओगे, टू डायमेंशन में भी ऐसा ही रिलेशन बनेगा, जैसे इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर वगैरह की वैल्यू डालिए, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखे हुए हैं पहले, और वहां से डीवी को राइट कीजिए इन टर्म्स ऑफ डीई, वो सारे के सारे फैक्टर डाल के आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख सकते हैं, और वहां से एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। जैसे मैंने आपको बताया टू डायमेंशन में कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे बेटा। तो वहां से कितना आएगा, टू डायमेंशन में आपके पास एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग हाफ के टी होता है, तो वहां से कितना निकल के आएगा, के टी ही बचेगा। तो सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको आर्टिकल्स के रिगार्डिंग आपको एग्जाम में सिंपल से एमसीक्यू वगैरह मिल जाते हैं, 4 में से एक ऑप्शन टिक करनी होती है। अगर आपको डायरेक्टली पता हो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है कौन सा नहीं, क्या ऑप्शन क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो आप डायरेक्टली मार्क्स वहां पे स्कोर कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पहले सिखा दिया यहाँ पे कि एवरेज स्पीड, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड या रूट मीन स्क्वायर स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वो आप माइंड में रखिए, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, एन डायमेंशन का कंसेप्ट आपको एग्जाम में पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसी डिटेल्स वगैरह ऐसे ही आपको मैं न्यूमेरिकल वगैरह मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।